हेलो कॉमिक फाइल्स, वेलकम टू द 60th एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल कॉमिक सीरीज, जहां से हम स्टार्ट करेंगे इनविंसिबल कॉमिक्स वॉल्यूम 13 ग्रोइंग पेन्स को। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ में दिए बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इशू एक्चुअली स्टार्ट होता है इशू 55 की कंटिन्यूएशन में। जी हाँ, आपने सही सुना, इशू 55 से। तो जैसा आपको याद होगा कि इशू 55 में नोलन और एलन ने बैटल बीस्ट की मदद लेकर विल्ट्रूमाइट जेल को तबाह कर दिया था, और इसके एंड में नोलन ने हमें ये भी बताया था कि अब पूरे यूनिवर्स में 50 से भी कम प्योर ब्लडेड विल्ट्रूमाइट्स बचे हैं और इसलिए वो अभी भी जीत सकते हैं। तो इस सीन के बाद से इन दोनों को नहीं दिखाया गया था और अब जाकर इस इशू में वो स्टोरी कंटिन्यू की जाती है। तो नोलन अपनी उसी बात से कंटिन्यू करते हुए कहता है, अब यूनिवर्स में 50 से भी कम प्योर ब्लडेड विल्ट्रूमाइट्स बचे हैं, पर ऐसा हमेशा से नहीं था। एलन मेरे दोस्त, टाइम आ गया कि किसी को विल्ट्रम एम्पायर का असली सच पता चले। नोलन स्टार्टिंग से बताते हुए कहता है कि विल्ट्रूमाइट्स एक वायलेंट रेस थी और इस वजह से वो शुरुआत में आपस में ही लड़ गए ताकि उनके बीच जो भी वीक विल्ट्रूमाइट्स हो वो खत्म हो जाए। तो ऐसे ही लड़ते हुए उन्होंने अपने बीच मौजूद सभी वीक लोगों को खत्म कर दिया और बचे हुए लोगों ने फिर आपस में लड़ना छोड़कर दूसरे प्लैनेट्स पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। अगले लगभग 1000 साल तक विल्ट्रम एम्पायर बिना किसी प्रॉब्लम के एक ज़बरदस्त रेट पर एक्सपेंड होता रहा, लेकिन अचानक से उनके किसी दुश्मन ने उनके खिलाफ एक वायरस बना दिया। ये वायरस स्पेसिफिकली विल्ट्रम स्पीसीज के जेनेटिक कोड के लिए बनाया गया था और इस वायरस से खतरनाक रेट पर विल्ट्रूमाइट्स मरने लगे थे। यहाँ हम देख सकते हैं क्रैक को भी, जिसे इससे पहले हमने इशू 47 में भी देखा था, और यहाँ हमें पता चलता है कि एक्चुअली इसी वायरस की वजह से क्रैक की एक आंख चली गई थी, क्योंकि जैसा हम देख सकते हैं कि इस वायरस के इफेक्ट की वजह से क्रैक के मुंह के साथ उसकी एक आंख से भी खून निकलने लग गया है। खैर, नोलन आगे बताता है कि इस वायरस को उन लोगों ने स्कर्ज वायरस का नाम दिया और एक टाइम पर लगभग उनकी पूरी पॉपुलेशन इस वायरस से इन्फेक्ट हो गई। इस वायरस की वजह से कई सारे विल्ट्रूमाइट्स मारे गए, कई बुरी तरह से बीमार रह गए, और जो ठीक हो भी गए उनमें भी ये देखा गया कि इस वायरस के जाने के कुछ टाइम बाद तक भी इसका एक साइड इफेक्ट रहा, जिसकी वजह से विल्ट्रूमाइट्स की स्ट्रेंथ और इनवल्नरेबिलिटी कुछ टाइम के लिए काफ़ी कम हो गई। और इसका एक एग्जांपल हमें दिखता है कन्क्वेस्ट के फॉर्म में, जिसे हमने पिछले वॉल्यूम में ही देखा था। तो कन्क्वेस्ट इस वायरस से बच तो गया, पर ठीक होने के कुछ ही टाइम बाद वो रेगनार नाम की एक वायलेंट स्पीसीज से लड़ने चला गया, पर इस वायरस की वजह से उस टाइम पर उसकी स्ट्रेंथ और इनवल्नरेबिलिटी काफ़ी कम हो गई, जिस वजह से उसके मुंह पर भी एक स्कार आ गया और साथ में उसका एक हाथ भी कट गया। और ये हमने देखा ही था कि कन्क्वेस्ट की एक आर्म प्रोस्थेटिक थी, हालांकि किसी तरह से वो उस टाइम यहाँ से बचकर भाग गया। खैर, नोलन आगे बताता है कि अगले कुछ डिकेड्स में इस वायरस की वजह से विल्ट्रम एम्पायर की 99.9% पॉपुलेशन खत्म हो गई। कुछ डायरेक्टली वायरस से ही मर गए और कुछ उसके आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से। और हम देखते हैं कि कैसे विल्ट्रूमाइट्स मरे हुए विल्ट्रूमाइट्स की बॉडी को बस स्पेस में फेंक देते हैं। हालांकि किसी तरह से कुछ विल्ट्रूमाइट्स इस वायरस को सह गए और बच गए, जिसके बाद बचे हुए विल्ट्रूमाइट्स से एक नया प्लान बनाया, जिसके तहत अब हर प्लैनेट पर सिर्फ एक ही विल्ट्रूमाइट को भेजा जा रहा था। और अब उनका मकसद सिर्फ प्लैनेट्स पर कब्जा करना ही नहीं था, बल्कि उन प्लैनेट्स पर अपने बच्चे पैदा करना भी था, यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग, जिस चीज़ को एक्चुअली विल्ट्रूमाइट्स ने अभी तक बैन करा हुआ था। और इस नए प्लान का सिंपल रीज़न था एक ऐसी स्पीसीज़ ढूंढना जिसके साथ विल्ट्रम डीएनए कंपैटिबल हो, ताकि उस प्लैनेट को एक ब्रीडिंग कैंप बनाकर विल्ट्रम्स अपनी पॉपुलेशन दोबारा बढ़ा सके। इस प्लान में कई सालों तक उन्हें मिक्स्ड रिजल्ट मिलते रहे, पर तभी अर्थ पर मार्क पैदा हुआ और उन्हें पता चला कि ह्यूमन डीएनए विल्ट्रूमाइट डीएनए के साथ 100% कंपैटिबल है, और विल्ट्रम एम्पायर ने अर्थ को ब्रीडिंग कैंप बनाने का डिसाइड कर लिया। नोलन के ये सब बताने के बीच हम इस फोटो में देखते हैं कि स्कर्ज वायरस से मरे हुए विल्ट्रूमाइट्स की स्पेस में फेंकी हुई बॉडी इतनी सारी होती है कि वो सब मिलकर विल्ट्रम प्लैनेट के अराउंड एक रिंग बना देती है, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि विल्ट्रम्स की बॉडी ईजिली डिकम्पोज भी नहीं होती है। तो नोलन बताता है कि स्कर्ज वायरस से मची हुई तबाही के बाद बचे हुए विल्ट्रम्स ने भी विल्ट्रम प्लैनेट को हमेशा के लिए छोड़ दिया, और आज के टाइम पर वो प्लैनेट बस उनके एग्जिस्टेंस के ट्रिब्यूट और एक रिमाइंडर की तरह मौजूद है, जो उन्हें याद दिलाता रहेगा कि अपने इंटरप्लैनेटरी डोमिनेशन के लिए उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। पर नोलन आगे कहता है, पर ये डोमिनेशन की क्वेस्ट अब मुझे यूजलेस लगती है। ये सब सुनकर एलन पूछता है वो अर्थ के साथ क्या करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक ब्रीडिंग कैंप में ही पैदा हुआ था और मैं नहीं चाहता कि किसी और को भी वो एक्सपीरियंस सहना पड़े। हमें मार्क को वॉर्न करना पड़ेगा। पर नोलन इसके लिए मना करते हुए कहता है कि पहले उसे जल्द से जल्द कोलिशन और प्लैनेट से मिलना होगा, जिस पर एलन कहता है, मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरे बॉस तुम पर विश्वास करेंगे या नहीं। ये आसान नहीं होगा। नोलन कहता है, फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हमें अर्थ को बचाना है और विल्ट्रम एम्पायर को हमेशा के लिए रोकना है तो कोलिशन को वो सब जानने की ज़रूरत है जो मैं जानता हूँ। और हाँ, हमें मेरी लिखी हुई बुक्स में मौजूद इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होंगी। मैंने इसलिए सब कुछ बुक्स में लिख दिया था ताकि मुझे सब कुछ याद ना रखना पड़े। मैंने उन बुक्स में कई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे बॉस का विश्वास जीत लेगी। ये सुनकर एलन वापस उस टूटी हुई विल्ट्रूमाइट जेल में जाकर अपने सारे गियर्स ले आता है और फिर नोलन और एलन साथ मिलकर कोलिशन और प्लैनेट्स के बेस टेलिस्क्रिया की तरफ निकल पड़ते हैं।
टेलिस्क्रिया पहुंचकर एलन नोलन को अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड तेलिया के घर ले जाता है, पर जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो तेलिया सो रही होती है। तो एलन बिना तेलिया को बताए वहाँ मौजूद एक काउच पर सो जाता है और नोलन को किसी दूसरे रूम में भेज देता है। सुबह तेलिया उठती है और एलन को देखती है तो वो गुस्से में पूछती है कि तुम अभी तक कहाँ थे, जिसके जवाब में एलन अपने अर्थ और विल्ट्रोमाइट जेल के सफ़र के बारे में बताने लगता है। पर तेलिया कहती है कि उसे पता है कि वो मिशन पर गया हुआ था और वो एक्चुअली अभी ये पूछ रही थी कि एलन जब रात में ही आ चुका था तो वो सीधा उसके बेडरूम में ही क्यों नहीं आ गया और काउच पर क्यों सोया। जिस पर एलन पहले थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फिर कहता है कि वो रात में आए थे तो उन्होंने तेलिया की नींद ना बिगाड़ कर बाहर ही सोने का फैसला कर लिया। पर तेलिया कहती है कि एलन के इतने टाइम बाहर रहने की वजह से वो भूखी है, मतलब हवस की भूखी, और इसी भूख को मिटाने के लिए वो आते ही एलन पर चढ़ने लग जाती है। पर एलन इसके लिए मना करता है, जिस पर पहले तो तेलिया को लगता है कि एलन ऐसा अपने यूरोपन लो की वजह से कर रहा है। जैसा एलन ने पहले भी बताया हुआ है कि यूरोपन्स अपनी पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए किसी बाहर की स्पीसीज़ के साथ रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। पर फिर तेलिया ध्यान देती है कि एलन ने स्टार्टिंग में एक से ज़्यादा लोगों की बात करी थी। इतने में ही नोलन भी उठकर आ जाता है और तेलिया उसे देखकर चिल्लाती है, विल्ट्रोमाइट। नोलन तेलिया को हाई कहता है पर तेलिया उसे दुश्मन समझकर उस पर पास में रखी हुई गन से अटैक कर देती है। हालांकि इससे नोलन को कुछ नहीं होता है और वो तेलिया को भरोसा देता है कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। और एलन भी यही बात तेलिया को समझाता है और साथ में ये भी पूछता है कि वो अपने काउच में गन छुपा कर रखती है, जिस पर तेलिया बताती है कि एलन जब किसी मिशन पर गया होता है तो वो अपनी सेफ्टी के लिए इस गन को यहीं पर रखती है। खैर सीन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होता है और अब एलन और नोलन कोलिशन के बेस में पहुंच चुके होते हैं, जहां एलन उन बुक्स की स्कैन इन्फॉर्मेशन को कोलिशन को दे देता है और कोलिशन के 2 ऑफिसर्स एक मशीन की मदद से उन बुक्स को अपने ब्रेन में अपलोड कर रहे होते हैं। अपलोड करते हुए ही उन दोनों को रियलाइज़ हो जाता है कि इन बुक्स में सही में कई इंपॉर्टेंट डिटेल्स मौजूद हैं और उन्हें अपने आज के पर्सनल प्लान्स को कैंसिल करके इन्हीं बुक्स को एनालाइज करना होगा। उनमें से एक ऑफिसर ये भी कहता है कि जब से एलन में ट्रांसफॉर्मेशन आई है तब से उसे एलन से डर लगने लगा है, जिस पर दूसरा ऑफिसर कहता है, हाँ वो थोड़ा पावरफुल तो दिख रहा है पर एजेंट एलन तो हमारे साइड है ना, तो तुम उससे डर क्यों रहे हो। ये सवाल सुनकर वो ऑफिसर अपने आप में कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ एलन और नोलन थेडस से मिलकर उसे 50 से भी कम विल्ट्रोमाइट्स बचे होने का सच बताते हैं, जिस पर थेडस खुद एक विल्ट्रोमाइट होने के नाते थोड़ा सा दुखी होकर कहता है कि उसे भी ये बात पता नहीं थी। पर उसे उदास देखकर नोलन पूछता है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, कोलिशन के लीडर होने के नाते आपको तो ये खबर सुनकर खुश होना चाहिए था। जिस पर थेडस अपने विल्ट्रोमाइट होने का सच बता देता है और बताता है कि इसी वजह से इस बात को जानकर वो थोड़ा सा दुखी भी है। पर नोलन को उसके विल्ट्रोमाइट होने पर विश्वास नहीं होता है और वो थेडस को टूल ऑफ पुल करने को कहता है। सो टूल ऑफ पुल बेसिकली विल्ट्रोमाइट्स का एक ऐसा मेथड है जिससे ये प्रूव किया जाता है कि एक बंदा विल्ट्रोमाइट है या नहीं। इसमें बेसिकली विल्ट्रोमाइट को अपनी असली दाढ़ी या बियर्ड अपने हाथों से एक ही झटके में खींचनी होती है। तो कोई नॉर्मल ऑर्गेनिज्म होगा तो पहले तो उससे अपने बाल खींचे ही नहीं जाएंगे, और अगर किसी तरह से उसने एक साथ अपनी पूरी दाढ़ी खींच भी ली तो दर्द के मारे उसका बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन विल्ट्रोमाइट्स के काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उन्हें अपनी दाढ़ी तोड़ने पर भी कोई दर्द नहीं होता है, और इस तरह से वो असली और नकली विल्ट्रोमाइट में पता लगाते हैं। थेडस नोलन को जवाब देता है कि उसने एलन को एक बार ही टेस्ट करके दिखाया हुआ है और अगर नोलन चाहता है तो वो इसे दोबारा भी कर सकता है। हालांकि उसे नोलन के मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एलन भी इशू 38 की बात रिकॉल करते हुए कहता है कि थेडस ने उसे ये टेस्ट करके दिखाया हुआ है। यहाँ मैं अपनी बताई हुई बात में करेक्शन भी करना चाहूँगा, क्योंकि एक्चुअली इशू 38 में मैंने कहा था कि थेडस की दाढ़ी नकली थी, जबकि वो थेडस की असली दाढ़ी थी और वो बस ये टूल ऑफ पुल करके दिखा रहा था। खैर एलन की बात सुनकर नोलन को यकीन हो जाता है और वो सरप्राइज होकर कहता है, पर मुझे लगा था कि मैं ही पहला विल्ट्रोमाइट हूँ जिसने विल्ट्रम को धोखा दिया है, क्योंकि विल्ट्रोमाइट्स काफ़ी लॉयल होते हैं। थेडस कहता है, मेरा बिट्रेयल इतिहास से मिटा दिया गया है, पर अभी इन बातों का टाइम नहीं है। हम ऑलरेडी काफ़ी देर से बात कर रहे हैं और अब लोगों को शक होने लगेगा कि ये कोई नॉर्मल ब्रीफिंग नहीं है, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बीच में एटलीस्ट एक विल्ट्रोमाइट एजेंट मौजूद है जो विल्ट्रम एम्पायर को हमारे प्लान्स की खबर दे रहा है। तो तुम एलन के साथ मिलकर जो भी करोगे वो एक सीक्रेट ही रहना चाहिए। एलन पूछता है, मेरे इन्फोपोर्ट का डेटा मेन डेटाबेस में जा रहा है ना? थेडस जवाब देता है, नहीं, मेरे ट्रस्टेड इनर सर्कल का एक सेपरेट डेटाबेस है इस जैसे सेंसिटिव डेटा के लिए, और इवन उन्हें भी ये नहीं पता होगा कि तुम इस डेटा को यूज़ करके किस मिशन को अंजाम देने वाले हो। अब हमारे पास उन वेपन्स और स्पीसीज़ की लिस्ट है जो विल्ट्रोमाइट्स को हर्ट कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कोलिशन और प्लैनेट्स के लिए काफ़ी वैल्यूएबल साबित होंगी। मैं तुम दोनों को इनमें से जितनी ज़्यादा हो सके उतनी चीज़ों को इकट्ठा करने का काम देता हूँ। एलन, मैं तुम्हें अगले 1 घंटे के लिए आर्मरी का एक्सेस दे रहा हूँ, क्योंकि इतने ही टाइम तक मैं तुम्हें काउंसिल से छुपाकर आर्मरी का एक्सेस दे सकता हूँ। जल्दी जाओ। आर्मरी में जाकर एलन और नोलन अपने अपने अकॉर्डिंग एक सूट और साथ ही कुछ गियर्स ले लेते हैं, जिसके बाद वो अपने पहले मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। एलन नोलन से पूछता है कि क्या वो श्योर है कि वो सबसे पहले यही चीज़ लेना चाहता है। नोलन जवाब देता है, ये चीज़ यहाँ से सबसे पास है और इसे लेना भी ईजी होगा।
मैं इसे वार्म अप की तरह कंसिडर कर रहा हूँ। जिसके बाद एलन अपनी गर्लफ्रेंड का दिया वो लंच खाने लगता है, जो कि बेसिकली कैंसलॉक नाम के कीड़े जैसे स्पीसीज होते हैं। एलन नोलन से भी वो खाने के लिए कहता है, पर नोलन उन कीड़ों को देखकर मना कर देता है। जिसके बाद नोलन एलन को नेबुलॉइड बेल्ट नाम की एक जगह पर ले जाता है, जो बेसिकली एक एस्टेरॉइड बेल्ट होती है। नोलन बताता है कि वो लगभग 100 साल पहले यहाँ आया था। इसके बाद नोलन एलन से उसका इन्फो कोड मांगता है, क्योंकि अपनी बुक में नोलन ने उस बेल्ट में मौजूद स्पेसिफिक एस्टेरॉइड के कोऑर्डिनेट्स को एक सीक्रेट कोड की तरह मेंशन किया हुआ था। तो नोलन उन कोऑर्डिनेट्स को डिकोड करके और साथ में एस्टेरॉइड्स की स्पीड का अंदाज़ा लगाकर कुछ ही देर में स्पेसिफिक एस्टेरॉइड को ढूंढ लेता है, जिसमें उनके काम आने वाली चीज़ मौजूद होती है। तो एस्टेरॉइड पर उतरकर नोलन एक गुफा में जाने लगता है और उस गुफा के अंदर उन दोनों को एक गन दिखती है, जिसे देखकर नोलन कहता है, ये रही वो चीज़। पर एलन कंफ्यूज होकर कहता है, वेट बट आई डोंट अंडरस्टैंड, ये गन यहाँ पर लगभग 100 साल से बस ऐसी ही पड़ी हुई है, इसका तो कोई सेंस नहीं बनता। तुम 100 साल पहले ही इसे विल्ट्रम एम्पायर के पास क्यों नहीं ले गए, तुमने इसे यहीं क्यों छोड़ा? नोलन जवाब देता है, ये गन स्पेस रेसर नाम के एक एलियन को बिलोंग करती है, तुम सच में उसके बारे में कुछ नहीं जानते? एलन कहता है, स्पेस रेसर? तुमने अपनी बुक में शायद उसका नाम स्पेस राइडर लिखा हुआ है। और नहीं, मैं इसे नहीं जानता, क्योंकि मैं 100 साल के आसपास भी नहीं हूँ। तुमने पिछली बार अपना काम शायद अच्छे से किया होगा, क्योंकि अब इस एलियन के बारे में कोई नहीं जानता है। नोलन बताता है कि उसने स्पेस रेसर का नाम अपनी बुक में इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसकी बुक्स कौन पढ़ेगा, और वो बुक उसने एक्चुअली अपने लिए एज अ रिमाइंडर और अपने बेटे के लिए लिखी थी, ताकि ज़रूरत के टाइम पर वो ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सके। नोलन नहीं चाहता था कि ये बुक किसी गलत स्पीसीज़ के हाथ लग जाए। नोलन आगे बताता है, स्पेस रेसर की गन ऐसे इंडिस्ट्रक्टिबल ब्लास्ट करती है जो किसी को भी ख़त्म कर सकते हैं, पर इसके साथ दिक्कत ये थी कि स्पेस रेसर का इस गन के साथ किसी तरह का बॉन्ड था और इससे सिर्फ वही इस गन को फायर कर सकता था। अगर उसके अलावा कोई इस गन को टच भी करता था तो ये गन वापस स्पेस रेसर के पास चले जाती थी। तो मैंने स्पेस रेसर को अपनी लास्ट लड़ाई में यहीं पर ही पत्थरों के ढेर के नीचे दबा दिया था, पर उस टाइम अगर मैं इस गन को छूता तो गन उस ढेर को भी पार करके वापस उसके पास चले जाती और उसे बाहर आने का मौका मिल जाता। इसलिए उस टाइम पर मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था कि गन जहाँ गिरी हुई है उसे वहीं पर उसी हालत में छोड़ दिया जाए। थैंकफुली इतने टाइम बाद तो अब वो मर ही चुका होगा। लेकिन ऐसा कहते हुए नोलन जैसे ही उस गन को टच करता है, वो गन पत्थरों के ढेर को चीरते हुए स्पेस रेसर के पास चले जाती है। एलन सरप्राइज होकर इसका रीज़न पूछता है और नोलन एक लंबी सांस लेकर कहता है, काम बढ़ा दिया। ऐसा लगता है कि गन अभी भी टच करने पर उसकी लाश के पास जा रही है। ये कहकर नोलन उन पत्थरों के ढेर को हटाने लगता है और एलन से भी यही करने को कहता है। लेकिन थोड़ी पत्थर हटाकर नोलन टेंशन में आकर एलन को रोकते हुए कहता है, एलन हिलना मत। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उस पत्थर के ढेर से स्पेस रेसर जिंदा बाहर निकल आता है। जी हाँ, 100 साल दबे रहने के बाद भी स्पेस रेसर जिंदा होता है और अपनी गन को नोलन पर तान कर वो कहता है, विल्ट्रम के नोलन, मुझे एक ऐसा रीज़न दो जिससे मैं तुम्हें अभी ख़त्म ना कर दूँ। ये देखकर नोलन भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है और एलन भी शॉक होकर कहता है, बॉय, ये बंदा इतने लंबे टाइम तक खाए पिए बिना रह सकता है? और फिलहाल नोलन की जान पर आए खतरे के साथ ही इशू 66 यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो नोलन और एलन को एक बार फिर साथ में एक्शन में देखकर आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। उसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर ही देना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉमिक फाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।